जनरल साहब, यही लेबनान की सिचुएशन पे आपसे भी वहाँ पर एक पीस को रिस्टोर करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए क्या इजराइल की भी गारंटी की ज़रूरत होगी, जो ऑलरेडी लेबनान में जंगबंदी के बावजूद हमले कर रहा है? क्या इस सूरत हाल में अमेरिका को आप किस तरह देख रहे हैं? अमेरिका के लिए जंग से निकलना इतना ईजी होगा? देखिए, जो लेबनान की सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है जी। इन अ वे कि इजराइल और लेबनीज गवर्नमेंट आपस में बातचीत कर रही हैं, जिसको हिजबुल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया जी। वो समझते हैं कि हम पार्टी नहीं है। हिजबुल्लाह ये एक तो एक्सक्लूजन देखे ना, उसका पॉलिटिकल भी एक प्रेजेंस है। और मिडल ईस्ट में पहले भी बहुत से तजर्बे हम देख चुके हैं। आप सीरिया में देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे हुकूमत तब्दील की गई और फिर रेबल ग्रुप्स के लोगों को आप ले आए पावर में, वो भी आ गए। तो एक तजर्बा तो हो चुका है। तो मेरे ख्याल में हिजबुल्लाह को भी बातचीत में शामिल करना होगा। एक कम्प्रिहेंसिव जिस पीस की हम बात कर रहे हैं उसमें फिर ये जितनी वॉरिंग फैक्शंस हैं, एक चीज याद रखिएगा, ये नॉन स्टेट एक्टर्स को जब आप मेन स्ट्रीमिंग नहीं करते, इनकी फेल हो जाते हैं या लेट हो जाते हैं, तो फिर ये और नॉन स्टेट एक्टर्स को ही जन्म देती हैं। देखिए ना, अभी इराक के अंदर आईएसआईएस का जो क्रिएशन है, वो उस मिलिट्री की बैनिंग या उन लोगों को एक्सक्लूड करने, किसी भी सोसाइटी को आप एक्सक्लूड करेंगे, यही प्रॉब्लम। अफगानिस्तान देख लें, उस वक्त भी जब ऑल इंक्लूसिव अगर गवर्नमेंट बनती या किस तरह का पॉलिटिकल डायलॉग होता या पॉलिटिकल जो माइंड था तालिबान को, उनको शामिल कर लिया जाता अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन एप्लीकेशन है, तो ये जो है ना, किसी को एलिमिनेट करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। उन्होंने भी लेबनान के सीज फायर को उसको नहीं मान रहे हैं। वहाँ खैर सीज फायर तो है नहीं, वो सीज फायर का वहाँ में मतलब ये होता है कि लेबनान सीज करेगा और इजराइल जो है वो फायर करता रहेगा। तो आई थिंक दैट्स व्हाट कम्प्रिहेंसिव पीस। देखिए, कम्प्रिहेंसिव पीस की जब हम बात करते हैं तो विच इज द बिग एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इजराइल। इजराइल को मिडल ईस्ट के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से निकालना, उसको जब ये लाए हैं यूरो कमांड से उठा के सेंट कॉम के अंदर और यहाँ बिठाया गया है, तो उसको यहाँ से निकालने का तरीकाकार यही है कि ईरान जो है अपनी जो मिडल ईस्ट के साथ रिलेशनशिप है इसको इम्प्रूव करे और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के बीच में, एक कलेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में, कलेक्टिव सिक्योरिटी या फॉर्मर्स के बीच में जाए। आइसोलेशन में फिर प्रॉब्लम्स होंगी। इसको आइसोलेशन में ये कभी भी ये समझ ले कि मैंने अमेरिका को जंग गिरा दिया तो उसके बाद फिर मैं इंटिमिडेशन कोर्जन कर दूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, खासतौर पे अरब वर्ल्ड जो है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू दिस। ऑलरेडी वो नाराज हैं। वो तो पाकिस्तान की मेहरबानी है ईरान के ऊपर, या पाकिस्तान की मेहरबानी है इन ममालिक के ऊपर कि इसने रिस्ट्रेंट करवाया है इन लोगों से। इट इज टू वे। पाकिस्तान ने बहुत लुक आफ्टर किया है, दोनों का फायदा हुआ है इस पे। तो आई थिंक ईरान विल हैव टू रिव्यू देयर पॉलिसीज, अरब वर्ल्ड विल हैव टू रिव्यू देयर पॉलिसीज। अब ये उन्हें भी पता चल गया कि हम जिस वेस्टर्न अमेरिकन और वेस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ, ठीक है, वो टाइम तो लगेगा, उनका एक माइंड सेट है, कल्चर है, आराम से निकलेंगे, लेकिन एक सोच आ गई एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए। वी विल हैव टू बाय फ्यू मोर बास्केट जिस पे हम अपने एग्स रखते जाएं। ओके, इमरान साहब, लेबनान और ईरान के मामले को अमेरिका ने अलग कर लिया है, लेकिन क्या आइसोलेशन में कोई एग्रीमेंट हो सकता है? क्योंकि लेबनान में ईरान का अहम मज़ामती पार्टनर हिजबुल्लाह शामिल है हुकूमत के अंदर। लेकिन जिस तरह सर कह रहे हैं कि ये बाय पार्ट्स करके ना, एक को हटा के बाकियों को करके, तो वक्ती तौर पे शायद कोई एग्रीमेंट वगैरह हो जाए, फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये की सर ने, और ये सही है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता गल्फ़ की कंट्रीज़ और ईरान एक पेज पे आने की कोशिश करें। दोनों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से इन दोनों में हमेशा लड़ाई रही है, जिसका फ़ायदा दूसरों ने उठाया। पाकिस्तान और चीन ने सऊदी अरेबिया की और ईरान की जो कोई एक सुलह ऑफ सॉर्ट्स कराई थी, उसका बहुत फ़ायदा हुआ, और पाकिस्तान की वजह से ओपन वॉरफेयर नहीं शुरू हुई सऊदी अरेबिया की तरफ से ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने अपने वेट से बढ़ चढ़ कर जो कर सकता है किया है। लेबनान को इंक्लूड करना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, इनको हम प्रॉक्सीज कहते हैं, इनकी बात करनी चाहिए, और बोर्ड ऑफ पीस का सारा करके गजा का प्लान बना के वहाँ से अमेरिका गायब हो गया, इधर आ गया, उधर मिजरी कायम है। और इसराइल का जब आप जिक्र करेंगे तो पैलेस्टीनियंस का जिक्र आएगा। ये अब टाइम है कि कई दफ़ा ये नेगोशिएशंस बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, यानी कि बड़ी मुश्किल। अगर आप आइसोलेशन में लें
اگر آپ ایک گرینڈ جیسچر کے طور پہ اسٹیٹسمین جو ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہیں تو اس کا اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے ایک گرینڈ کمپرومائز جس میں گیو اینڈ ٹیک کے تحت اسٹارٹنگ فرام دا پیلسٹینینز ڈاؤن ٹو اسٹریٹس آف ہرمز پاکستان کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں بننا, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر اس وقت امریکنز بریتھ آف مائنڈ دکھائیں, اور ایرانینز بھی. ایران بھی ہر چیز میں وہ جو ڈیپ نیگوسیشن ہے, جو ان کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو اینڈ کر کے چھوڑتے ہیں. جنگ کے دوران ہے, ہم وی آر ان دا مڈل آف اے وار. یہ پیس ٹائم کی نیگوسیشنز نہیں ہے جس میں بال کی کھال اتارتے جائیں. دونوں سائڈس کو کرنا چاہیے. پاکستان ابھی بھی ریڈی ہے آگے جانے کے لیے, تو پاکستان کا بھی خیال کریں دنیا. اور یہ اپرچونٹی بھی ہے, حالانکہ یہ بری لگ رہی ہے سچویشن, لیکن اس میں اپرچونٹی بھی آگے جانے کی. رائٹ. جنرل صاحب, پاکستان کا فردر کیا آپ اس میں رول دیکھ رہے ہیں, اور اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کیا سیکنڈ راؤنڈ بھی اسلام آباد میں ہوگا؟ جی بالکل اسلام آباد میں ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اور کوئی وینیو ہے, اور یہ پروسیس جاری ہے جی. یہ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹاکس کا ایک امتزاج کریٹ کیا گیا ہے. تو ٹاکس پروسیس از آن, اور سیکنڈ دور بالکل پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. اب ایران واشنگٹن جانے سے, یا واشنگٹن ڈونلڈ ٹرمپ یا جے ڈی وینس جو ہے وہ تہران آنے سے تو رہے, آلریڈی بہت ناراضگیاں اور غصے میں ہے اس وقت. تو سول میڈیٹر, اور اس کی بار بار اراغچی صاحب نے بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے, پاکستان کا جو رول ہے. اور آئی تھنک موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ, موسٹ نیوٹرل, موسٹ ٹرانسپیرنٹ کنڈویٹ کے طور پر پاکستان سامنے آیا ہے. اور پاکستان نے بڑا زبردست طریقے سے اپنے آپ کو اس رول میں, اس پروسیس کو نہ صرف کریٹ کیا, اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, بلکہ اس کو لے کر آگے بھی چل رہا ہے. تو آئی تھنک بڑا اچھا بیلنس ہے, ٹرسٹ ہے, اور اپنی پرپوزلز بھی پھر ساتھ شامل کرتے ہیں تاکہ مڈل گراؤنڈز دیکھے جائیں. اس وقت مڈل گراؤنڈ پہ جائیں گے تو ہم حل کی طرف جائیں گے. ادروائز اف دے آر ان اے موڈ ٹو گو ایٹ دی اپر ایسکلیشن لیڈر, تو پھر کیٹاسٹرافک ایفیکٹس آئیں گے. ٹورڈز دی ویری اینڈ, عمران صاحب, آپ بڑی کنسسٹنسی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بڑے ٹف نیگوشیٹرز ہیں, اور ان کی نیگوسیشن کے سیشنز پرولونگ ہوں گے. سو اب تو خیر کافی ٹائم گزر گیا. آپ کے خیال میں یہ ٹف نیگوشیٹرز ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہیں گے کافی عرصے تک, یا اب آپ کو لگتا ہے کوئی سٹیج آ گئی ہے جہاں پہ ان کو کچھ سولوشن کی طرف جانا ہوگا؟ بریف کامنٹ بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو. جی, میں ایران کا کہہ رہا تھا کہ ایران بہت لمبی نیگوسیشنز کرتے ہیں. ایران شوڈ شارٹن اٹ, اور باقی میں بالکل ایگری کرتا ہوں جو سر نے کہا. رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.